तो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो वापस से हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के, जहां पर बात हो रही है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ये क्लास 10 का लेक्चर है बच्चों। जो लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा तो वो पहले फटाफट से जाके पहले लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, तभी आज दूसरे लेक्चर को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि दूसरा लेक्चर जो है वो पहले लेक्चर के बाद आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं बता दूं बच्चों कि लास्ट क्लास जब भी हमने किया था तो हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज द बेसिक ऑफ चार्ज, व्हाट इज द बेसिक ऑफ करंट, उससे रिलेटेड एग्जांपल वगैरह सब कुछ देखा था। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है उसके आगे पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब विभव, विभवांतर क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट, और उसमें लगने वाले सारे कंपोनेंट्स क्या है। तो इसी सब बारे में बात आज हम करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वैद्युत विभव तथा विभवांतर। देखिए वैद्युत विभव का कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल सा है, लेकिन देखिए कई लोग इसको रटते हैं, लेकिन आपको रटना नहीं है। कैसे समझना है इसको समझें। अगर हम किसी बिंदु पर आवेशों को लाते हैं तो आवेशों को लाने के लिए आप क्या करते हो? फ्रिक्शन करते हो, घर्षण करते हो। घर्षण करते हो तो चार्ज आता है। जितना ज्यादा आप घर्षण करोगे उतना ज्यादा चार्ज आएगा, और जितना ज्यादा चार्ज लाने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा कार्य करोगे। तो बेसिकली जब आपको चार्ज की लोकेशन या चार्ज की ओरिजिन ना पता हो तो आप क्या कहोगे कि चार्ज कहां से आ रहे हैं? आप कहोगे कि चार्ज जो है उसका बेसिक सा जो पॉइंट है, ओरिजिन है, वो इनफाइनाइट पर है। तो आवेशों को किसी एक पॉइंट पर उस पॉइंट पे ला रहे हो जहां पे आपको पता है कि कहां ला रहे हो, लेकिन दूसरा पॉइंट आपको नहीं पता है कि चार्ज एग्जैक्टली इस समय कहां पे है। एक्चुअली चार्ज होता किस पर है? इलेक्ट्रॉन पे ही तो होता है। तो आप इलेक्ट्रॉनों की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते हो, होता वो पदार्थ के अंदर है, लेकिन जब किसी की एग्जैक्ट लोकेशन ना पता हो तो आप उसका रेफरेंस इनफाइनाइट लेते हो, राइट। तो आप जब कहते हो कि हम किसी पॉइंट पर फ्रिक्शन कर रहे हैं, घर्षण कर रहे हैं, तो घर्षण करने पर आवेश आ गए, और आवेश कहां से आए हैं? अनंत से। उसका रेफरेंस अनंत पर होगा। तो एकांक आवेश को किसी पॉइंट पर लाने के लिए जितना ज्यादा कार्य करोगे उस बिंदु पर क्या कहलाएगा? विभव कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, विभव किसी उस बिंदु पर मान है जो एकांक आवेश को लाने के लिए कार्य की आवश्यकता के रूप में लिया जाता है। उस बिंदु पर यह कार्य एकांक आवेश पर किया गया। अब आपको बताना है कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है। देखो जब आप दो पॉइंट के बारे में बात करते हो ना, जैसे दो तापों का अंतर, तापांतर आप कहते हो ना, एग्जैक्टली वैसे ही यहां पर भी होता है। अगर मेरे पास एक बिंदु पर यहां पर लाने के लिए आपने आवेशों पर 10 जूल कार्य किया और यहां पे लाने के लिए आपने 12 जूल कार्य किया, तो यहां से यहां के बीच में कितना डिफरेंस हुआ? 2 जूल का ना। एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। इसी तरीके से हम कहते हैं कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए या ले जाने के लिए किसको लेके जाना है? एकांक आवेश को। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना कार्य करना पड़ेगा उन बिंदुओं के बीच में विभवांतर कहलाता है। बेसिकली मैं बताऊं ना कि विभवांतर कहां चेक किया जाता है, तो विभवांतर बेसिकली किसी भी परिपथ में चेक किया जाता है कि दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर, दो बिंदु वो कहां पे होंगे? वो होंगे सर्किट में, मतलब वैद्युत परिपथ में। वैद्युत परिपथ के बारे में अभी हम जानेंगे। तो किसी चालक में या किसी तार में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा उस बिंदुओं के बीच में वह विभवांतर कहलाता है। तो सबसे पहला हमारा क्या था टर्म? विभव तथा विभवांतर। तो पहला परिभाषा क्या होगा? किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक। एक बिंदु बच्चों कहां होना चाहिए? याद रखिए क्षेत्र। और क्षेत्र किसे कहते हैं? जहां पे आवेश होते हैं ना, उसी को क्षेत्र कहते हैं, राइट। तो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है, राइट। तो विभव की परिभाषा क्लियर हो गई। विभव क्या है? विभव एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य है। तो बेसिकली आप एकांक आवेश को लेके आ रहे हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि V इज इक्वल टू कितना? टोटल
कार्य बटे में टोटल आवेश। हो सकता है आपने 10 आवेश लाए हो, 10 कूलम आवेश लाया है, तो 10 कूलम आवेश को लाने में 100 जूल कार्य करना पड़ा, तो उस बिंदु में एकांक आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ा होगा, 100 जूल बटे में 10 जूल। आपको पता चल जाएगा कि उस बिंदु पर एकांक आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ा, 10 जूल एक कूलम पर। इसी को हम लोग कहते हैं विभव। तो यहां पर आपने लिख दिया W बटे में Q, ये हो गया आपका विभव का फॉर्मूला। अब हम समझेंगे विभवांतर बच्चों। देखिए यहाँ पे सब कुछ जो है परिपथ के आसपास घूम रहा है। परिपथ के आसपास मतलब हमारे पास मान लीजिए कोई परिपथ है। परिपथ किसे कहते हैं, इसमें सेल वगैरह लगे होते हैं, तार लगे होते हैं, उसे ही तो हम परिपथ कहते हैं। तो परिपथ में किसी एक बिंदु से एकांक आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, उन बिंदुओं के बीच में विभवांतर कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर परिभाषा क्या होगी, किसी परिपथ में, परिपथ क्या होता है अभी हम जानेंगे भी बच्चों। किसी परिपथ में बेसिकली आप ऐसा समझे कि परिपथ हमारे घर में जो वायरिंग वगैरह होती है ना, वही तो है परिपथ। तो एकांक आवेश को किसी परिपथ में लेके जाना है, तो किसी परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। विभवांतर की परिभाषा तो आपने सुन ली। और एक बात मैं बता दूं कि विभव और विभवांतर में कोई डिफरेंस नहीं है। विभव किसी एक बिंदु का मान होता है बेसिकली, और विभवांतर दो बिंदु का मान होता है। और मैं सच बताऊं तो विभवांतर ही एग्जिस्ट करता है, विभव एग्जिस्ट भी नहीं करता। इसका मतलब किसी एक पॉइंट पर विभव जो आप सपना देख रहे हो, जो बात आपने एक्सप्लेन करी अभी, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं जहां पर आप विभव देख सकते हो। मतलब आपके पास एक तो एग्जांपल होना चाहिए जहां पर आप विभव देख रहे हो। अब आपने कभी पेंसिल सेल खरीदा है, तो पेंसिल सेल आप जब खरीदते हो ना, तो पेंसिल सेल के एक तरफ प्लस लगा होता है, एक तरफ माइनस लिखा होता है। तो इसमें जो एक तरफ जो प्लस वाला साइन है, उधर उच्च विभव होता है, मतलब वहां पे धन आवेश है ना, तो वहां पर ज्यादा आवेशों को लाया गया है, धन आवेशों को लाया गया है, तो यहाँ पे भी कार्य किया गया है, मतलब यहाँ पे विभव है। और यहाँ पे भी विभव है। यहाँ पे नेगेटिव लिखा होता है, मतलब यहाँ पे ऋण आवेशों का इकट्ठा किया गया है। अब ये हाई पोटेंशियल उच्च विभव और निम्न पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में क्या होगा, विभवांतर होता है। और आपने कभी देखा है कि पेंसिल सेल में कितना विभवांतर लिखा होता है? आप मुझे बताएंगे, ये आपका होमवर्क होगा कि पेंसिल सेलों के दोनों सिरों पर कितना वोल्टेज लिखा होता है। वैसे आप बताएं कि ये तो आपका हो गया फॉर्मूला। विभवांतर का फॉर्मूला भी वही और विभव का फॉर्मूला भी वही। विभवांतर विभव में कोई डिफरेंस बस नहीं है, इतना याद रखेंगे कि एक बिंदु के लिए, ये दो बिंदुओं के लिए, ये परिपथ में देखा जाता है और ये हम मेजर ही नहीं कर सकते, इसको बस हम किसी एक बिंदु के लिए परिभाषित कर सकते हैं। अब इसका मात्रक भी तो आपको बताना होगा, तो आपको क्या लगता है इसका मात्रक क्या होना चाहिए? इसका मात्रक बेसिकली देखिए, ये W है और ये आवेश है, तो W का होता है जूल और आवेश का होता है कूलम। तो यहाँ पे आप कहेंगे क्या, जूल प्रति कूलम हो गया। और इसके अलावा इसको आप क्या कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो वोल्ट। तो याद रखिएगा कि आपके जो विभव का और विभवांतर का यूनिट होगा वो क्या होगा, वोल्ट होगा या फिर जूल प्रति कूलम होगा। और याद रखेंगे मुख्य मात्रक जो है स्टैंडर्ड यूनिट, उसे हम वोल्ट ही कहेंगे, वोल्ट ही लिया जाता है। अब आपसे इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आप बताइए कि एक वोल्ट को परिभाषित कैसे करें, एक वोल्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं किसी परिपथ के लिए। एक वोल्ट से आप क्या समझते हो, ये भी देख लेते हैं फटाफट से। आप मुझे बताएंगे, यहीं पर मैं आपको बता देता हूं कि एक वोल्ट को कैसे परिभाषित किया जाए। चलिए, एक वोल्ट को कैसे परिभाषित करें। तो एक वोल्ट कब आएगा बताएं? ये एक तभी आ सकता है जब ऊपर वाली राशि भी एक हो और नीचे वाली, इसके अलावा कभी भी एक आने की संभावना नहीं हो सकती। तो एक आने के लिए क्या करेंगे आप, करेंगे यदि W इज इक्वल टू 1 जूल हो जाए और Q बराबर भी 1 कूलम हो जाए, राइट, 1 कूलम हो जाए, तब आप क्या कह सकते हो, तब कह सकते हो कि V बराबर 1 बटे में 1, यहां पर आप लिखेंगे जूल बटे में कूलम,
और फाइनली ये आ जाएगा 1 वोल्ट। ओके, तो ये आ गया 1 वोल्ट। अब 1 वोल्ट की परिभाषा आप बता सकते हो, जैसे आपने इसकी परिभाषा बनाई वैसे इसकी भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे, चलिए ध्यान से समझते हैं। किसी परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को, एकांक मतलब एकांक आवेश को ले जाने में यदि 1 जूल कार्य की या 1 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उन बिंदुओं के मध्य यह 1 वोल्ट का विभवांतर कहलाता है। याद हुआ? नहीं समझे? एक बार लिख करके भी मैं बता दूं, ऐसे लिखना है। किसी परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, इसको मैं इरेज कर देता हूं नीचे का पोर्शन ताकि आपको मैं दिखा सकूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इसको अब इरेज करके इसकी परिभाषा थोड़ी दे दूं आपको ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश मतलब 1 कूलम एकांक आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य की आवश्यकता होती है, तब इसे 1 वोल्ट विभवांतर कहते हैं। और ये जिस परिपथ के बारे में बात हो रही है उसी परिपथ के लिए किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच में एकांक आवेश को अगर 1 जूल की आवश्यकता होगी तो उसे हम 1 वोल्ट विभवांतर कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट का मतलब क्या कि वहां 5 वोल्ट में 1 कूलम आवेश को ले जाने के लिए आपको 5 जूल की आवश्यकता होगी। याद रखिए, जिस भी सेल में, जिस भी पॉइंट पे अगर वोल्टेज ज्यादा लिखा है इसका मतलब कि वहां पर एकांक आवेश को ले जाने के लिए ज्यादा ऊर्जा आवश्यक होती है। मतलब वहां पे अगर आवेश दौड़ेंगे ना, चलेंगे ना, तो ज्यादा ऊर्जा लेके जाएंगे। और इसीलिए बड़े बड़े जो डिवाइस है जैसे कि बल्ब, टीवी, इन सबको चलाने के लिए ज्यादा वोल्टेज चाहिए होता है। ज्यादा वोल्टेज का मतलब कि जब 1 कूलम आवेश वहां से चलेगा ना तो इतनी ऊर्जा लेकर के चलेगा और वही उपकरण को देगा और उसी से आपका उपकरण चलता है। बात समझ में आ गई? इसके बाद अब आपका टर्म आता है कि वोल्टेज आ गया, मतलब विभव आपने पढ़ लिया, वोल्टेज पढ़ लिया, विभवांतर पढ़ लिया। बेसिकली हम लोग विभवांतर ही ज्यादा पढ़ते हैं, विभवांतर ही वोल्टेज कहलाता है, राइट? तो वोल्टेज हो गया, विभवांतर हो गया। अब इसे माप भी सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है हाँ, इसे आप माप सकते हैं। और इसे मापने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर। बिल्कुल सही सुना आपने, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच में ऊर्जा निकाल सकते हैं, विभव निकाल सकते हैं। तो 2 बिंदुओं के बीच में विभवांतर ज्ञात करने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। इसे आप देख लें, वोल्ट मीटर। ओके, तो क्या होता है वोल्ट मीटर, पहले वो समझ लिया जाए। तो वोल्ट मीटर की कहानी सिंपल सी है कि अगर हम 2 बिंदुओं के बीच में ऊर्जा निकालना चाहते हैं तो उन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच में उसे जोड़ दीजिए और जैसे ही आवेश वहां से चलेगा तो वो बता देगा कि यहां से यहां जाने में कितनी जूल की ऊर्जा व्यय हुई है या कितना जूल एनर्जी लेकर के ये आवेश जा रहे हैं, वो उस पॉइंट पर बता देता है। इसे हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं। तो वोल्ट मीटर ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात किया जाता है। याद रखें कि 2 पॉइंट के बीच में विभवांतर ज्ञात करने का जो वोल्टमीटर डिवाइस है आपने देखा है कि नहीं देखा है, पहले वो समझ लेते हैं।
आपने जरूर देखा है, कभी आपने स्टेबलाइजर में ध्यान देने की कोशिश करिए कि स्टेबलाइजर में जो आपका वोल्टमीटर होगा इस तरीके से, कुछ इस तरीके का होगा, और उसमें आपका एक यहाँ पर ब्लैक कलर की एक नीडल होगी कुछ इस तरीके से, और इसमें V लिखा रहता है और इसमें नंबर्स लिखे रहते हैं जैसे 0 1 2 3 4 5 6, और जैसे ही आप इसको देखोगे, ऑन करोगे स्विचेस, तो आप देखोगे ये नीडल आगे भाग जाएगी। इसका मतलब ये क्या मेजर कर रहा है? वोल्टेज मेजर कर रहा है, मतलब विभवांतर माप रहा है। ओके, तो इसमें आप याद रखिएगा कि V लिखा मिल जाता है जिससे आप पहचान लेते हो, तो इसका जो संकेतांक है वो क्या होगा? V होगा। एक बात और याद रखिएगा, इसे दो बिंदुओं के बीच में लगाते हैं ताकि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेशों को ले जाने में कार्य का पता चल सके। तो इसीलिए याद रखेंगे कि यहां पर इसे हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम क्या होता है अब वो समझा दें। समांतर क्रम का मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारे घर में ये कोई बल्ब है, राइट, ये कोई बल्ब है और इस बल्ब का नाम हम R रख देते हैं, ठीक है, बल्ब का नाम। और यहीं पर अगर मैंने यहां ऐसे करके वोल्टेज मापने के लिए वोल्टमीटर को जोड़ दिया, ये वोल्टमीटर है, वही वोल्टमीटर जो आपने घरों में देखा होगा, तो यहाँ पे दोनों तार को, एक को यहाँ पे जोड़ दिया, एक को यहाँ पे जोड़ दिया, तो इन दो बिंदुओं के बीच में ये रीडिंग दे देगा। अब 10 वोल्ट होगा, 12 वोल्ट होगा, जितने से चल रहा होगा आपका बल्ब उतना ही आपको देगा। तो अगर एक तरफ प्लस वाले को और एक तरफ माइनस वाले को जोड़ दिया किसी रेजिस्टेंस, मतलब बल्ब के साथ जोड़ दिया, पंखे के साथ, टीवी के साथ, तो इसको हम लोग कहते हैं समांतर। तो याद रखें, परिपथ में वोल्टमीटर समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ओके, याद रखिएगा, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा कि क्या है वैद्युत परिपथ और क्या है अमीटर। अमीटर मतलब जो धारा मापेगा, क्योंकि आपको पता है परिपथ में दो चीजें होती हैं, एक तो वोल्टेज जो आपके करंट को ले जाने के लिए जरूरी है, क्योंकि करंट तभी चलती है जब वोल्टेज होगा, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जहां वोल्टेज वहीं करंट है, वोल्टेज है, तो वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्टमीटर, अब करंट मेजर करना है तो करंट मेजर करने के लिए क्या, उसके लिए है अमीटर। आइए देखिए, तो अब हमें देखना है अमीटर। तो अमीटर क्या है अब उसको समझना है, नाम सही जैसा लग रहा है, अमीटर, ये ए मापता है, ए फॉर एम्पियर, धारा मापता है, ए सिंबल होता है एम्पियर का। तो अमीटर कैसे मापेगा, तो उसके लिए जरूरी क्या है कि अमीटर का मतलब, ए का मतलब समझे, ए मतलब एम्पियर, एम्पियर का मतलब होता है आवेशों का प्रवाह। जब किसी पॉइंट से आवेश गति करने लगते हैं तो आवेश कितनी मात्रा में गति कर रहा है, इसी को तो धारा कहते थे। तो किसी सर्किट में धारा कितनी दौड़ी, कितनी गई, ये बात कैसे पता चलेगी, इसको पता करने के लिए हमें जिस डिवाइस की जरूरत है उसका नाम है अमीटर, मतलब आवेशों के प्रवाह, मतलब धारा को मापने के लिए अमीटर चाहिए। अब देखना यह है कि अमीटर को आपने कहीं देखा है कि नहीं देखा है, तो वो भी ऐसे ही करके डिवाइस होता है बच्चों, और उसमें भी इस तरीके से यहाँ पर एक नीडल लगी होगी और उसमें सिंबल होता है ए। अब आपने ये देखा होगा जब आपने किसी सबमर्सिबल या फिर बोरिंग वेल के मशीनों में देखा होगा कि इस तरीके से अमीटर वोल्टमीटर पैरेलल में इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, मतलब एक यहाँ पे वोल्टमीटर, एक यहाँ पे अमीटर, दोनों दिखाई देता। ये अमीटर में एम्पियर मेजर करता है, इसमें भी इसी तरीके से 1 2 3 4 लिखे रहते हैं, और एक करंट मेजर करता है। ज्यादातर घर में अमीटर कम लगे होते हैं, रीजन क्या है कि हमारे घर में जितने भी उपकरण है ना वो वोल्टेज बेस्ड होते हैं, मतलब उससे वोल्टेज से मतलब है कि इसको 240 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर 240 नहीं मिल रहा तो मिलना चाहिए, लेकिन एम्पियर हमें मेजर करने की जरूरत नहीं है। जो आपने फ्यूज वगैरह देखा है वो एम्पियर की वजह से ही खराब हो जाते हैं, बात करेंगे आगे, डोंट वरी, परेशान नहीं होना। बस इतना जानिए कि अमीटर जो है उसमें ए लिखा रहेगा, वोल्टमीटर में वी लिखा रहेगा, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पहचान है। अब देखना है कि जोड़ेंगे कैसे परिपथ में। अब मुझे बताइए कि हमारे घर में कितने लोग एंटर किए, कितने लोग एंटर नहीं किए, इसका पता कौन देगा। उसके लिए हम एक काम करेंगे, रास्ते में ही कहीं गार्ड लगा देंगे, कोई इंक्वायरी करने वाला, या फिर वहां पे मशीन लगा देंगे कि जो भी लोग एंट्री कर रहे हैं वहां पे अपना थंब इंप्रेशन दे, फिंगरप्रिंट लगाए, या फिर वहां पे कोई गार्ड लगा देंगे कि जो लोग एंटर कर रहे हैं उसका नाम लिख ले। इससे वो बता सकता है कि 1 घंटे में कितने लोग एंटर किए या 1 मिनट में कितने लोग आए। ये कौन बता सकता है, या तो वहां पे हम मशीन लगा देंगे, सबको फिंगरप्रिंट लगाना
लगाना है या तो वो गार्ड बता देगा हमको, इसी तरीके से रास्ते में ही कहीं लगाना होगा, वो कहीं भी लगा सकते हो जहां से आपको पता करना है आपका घर जहां पे है। वैसे ही अगर परिपथ में हमें पता करना है कि कितना आवेश का प्रवाह हुआ, कितना करंट आया, इसको पता करने के लिए हम अमीटर कैसे लगाएंगे, उसको डायरेक्टली उसी जगह पे लगा देंगे। मतलब डायरेक्टली लगाने का मतलब हमने उसे श्रेणी क्रम में लगा दिया, डायरेक्ट मतलब श्रेणी क्रम, राइट। तो देखेंगे अभी कैसे लगाना है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से परिपथ में वैद्युत धारा का मान ज्ञात करते हैं। इसे ए से, ठीक है, ए से प्रदर्शित करते हैं। तथा परिपथ में इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में कैसे, तो देखिए यहां पे सबसे पहले कोई हमारा बल्ब है या टीवी है या पंखा है, कुछ भी है, घर का परिपथ है। इस घर में आपको बताना है कि इस बल्ब से कितनी धारा पास हुई, तो यहीं पर एक क्या लगा दीजिए, अमीटर लगा दीजिए, जो ये बता देगा कि कितने आवेशों का प्रवाह यहां से हुआ, ये कैलकुलेट कर लेगा। अब आप इसे चाहे यहां लगा लीजिए चाहे यहां लगा लीजिए, ये कैलकुलेट कर ही लेगा। याद रखिए प्लस को यहां पे किसी एक पॉइंट से जोड़ दिया तो इसका मतलब ये हो गया श्रेणी क्रम। और वही हमने जब वोल्टमीटर देखा था तो प्लस और माइनस दोनों किसी प्रतिरोध के साथ जोड़ा था। यहाँ पे केवल एक ही टर्मिनल जोड़ा, दूसरे टर्मिनल को ला करके किसी दूसरे पॉइंट से जोड़ सकते हो, दूसरा पॉइंट कहीं और होगा, अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन केवल एक ही टर्मिनल प्रतिरोध के साथ जुड़ता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब डायरेक्टली जुड़ेगा, याद रहेगा ना। अब आपसे कोई पूछे कि आदर्श अमीटर कैसा होना चाहिए, देखिए एक ऐसा गार्ड हम रखेंगे जो हमसे ज्यादा पैसे ले ले। हम ऐसा गार्ड क्यों रखेंगे जिससे हम ही को नुकसान हो। हमें काम ऐसा करना है कि हम अपना काम भी यूज कर ले, हमें इसमें पैसे भी ना देना पड़े, सबसे अच्छा तो वही होगा ना। तो एक काम करेंगे, एक गार्ड न रख करके फिंगरप्रिंट मशीन रख देते हैं। तो फिंगरप्रिंट मशीन हमसे कोई पैसे नहीं लगा, सीधा फिंगरप्रिंट लगा, हमको पता चल गया कि कितने लोग आए। तो सबसे अच्छा गार्ड वही होगा जो पैसे ना ले। ऐसा होता नहीं है वैसे, लेकिन मान लेते हैं कि सबसे अच्छा गार्ड वही है जो हमसे पैसे ना ले और हमारा काम भी कर दे। तो सबसे अच्छे अमीटर के लिए उसमें विभव पतन कम होना चाहिए, मतलब वो ऊर्जा कम खर्च करे। और वो ऊर्जा तभी कम खर्च कर सकता है जब उसका अपना प्रतिरोध ना हो। उसका अपना प्रतिरोध होगा ना तो वो ऊर्जा खर्च करेगा ही करेगा। तो इसलिए अच्छे अमीटर की पहचान ये होती है कि उसमें अपना प्रतिरोध ना हो। अपना प्रतिरोध ना होने से वो ऊर्जा का कम खपत करेगा। याद रखिए आदर्श अमीटर के लिए, आदर्श मतलब सबसे अच्छा, आदर्श अमीटर के लिए निकाय का प्रतिरोध, निकाय मतलब वही अमीटर, निकाय का प्रतिरोध न्यूनतम या फिर जीरो, याद रखिएगा जीरो होता है। ऐसा होता तो नहीं है लेकिन हम लोग मान लेते हैं आदर्श नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। आदर्श कोई नहीं होता है, कोई भी होगा तो कुछ पैसे तो लेगा। क्यों लेगा, उसके अपने भी खर्च होंगे, कुछ ना कुछ अपना खर्च होगा। और वो खर्च किसकी वजह से परिपथ में आता है, प्रतिरोध की वजह से। तो हर अमीटर हो चाहे वोल्टमीटर हो, अमीटर है उसका अपना प्रतिरोध होगा ही, वो खर्च करेगा ही करेगा। लेकिन फिर भी माना जाता है कि अगर आदर्श अमीटर होता तो वो खर्च नहीं करता, इसलिए आदर्श अमीटर के लिए उसका प्रतिरोध जीरो माना जाता है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत परिपथ क्या होता है। वैद्युत परिपथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं इसको बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहेंगे, आइए देखिए। इलेक्ट्रिक सर्किट, एक अच्छे इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए आपको ध्यान में होना चाहिए
कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। अगर आप सर्किट घर में लगाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, स्विच चाहिए, तार चाहिए और बल्ब। अगर जोड़ना चाहते हो तो बल्ब बिना चलाए आप इलेक्ट्रिसिटी लेके करोगे क्या, बल्ब या पंखा जो भी लगाना चाहे उसे प्रतिरोध कहा जाता है। तो ये सब चीजें चाहिए ही चाहिए। अगर इन सबको मेजर करना है तो धारा को मेजर करना है तो अमीटर चाहिए, वोल्टेज को मेजर करना है, मापना है तो आपको वोल्टमीटर चाहिए। ये सब चीजें चाहिए ही चाहिए। तो आइए देख लेते हैं कैसे जोड़ेंगे। तो मान लीजिए हमारे घर में ये कोई बल्ब है, तो इस बल्ब को जोड़ दिया। अगर इस बल्ब को देखना है कब जलाना है कब नहीं जलाना है तो एक स्विच लगा दीजिए और फिर इस सबको चलाने के लिए एक सेल लगा दीजिए, क्योंकि चलेगा कैसे, तो एक सेल लगा दिया, मतलब बैटरी या सेल जिसे कहते हैं, यहां जोड़ दिया। अब ये क्या भेजेगा, धारा भेजेगा। तो धारा मापने के लिए हमें क्या लगा देना चाहिए, यहीं पर रास्ते में क्या लगा देना होगा, एक अमीटर लगा देना होगा। अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि कितना वोल्टेज इसको मिला, कितना वोल्टेज इसके बीच में है, बल्ब के बीच में, तो यहाँ पे क्या लगा दें, एक वोल्ट मीटर लगा दीजिए। ठीक, ये प्लस ऐसे ही है और यहाँ पे ये प्लस ऐसे, यहाँ पे एक माइनस। तो प्लस को देखिए अगर मैं यहीं किसी एक पॉइंट से जोड़ दूं और दूसरे पॉइंट को किसी दूसरे जगह से जोड़ दूं तो यहाँ पर इसे कहते हैं श्रेणी क्रम। वहीं अगर मैं बोलूं कि एक प्लस और एक माइनस दोनों को प्रतिरोध के साथ जोड़ दूं या फिर जिस बल्ब का निकालना उसके साथ जोड़ दूं तो इसे समांतर क्रम कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं समांतर क्रम भी है और श्रेणी क्रम भी है और ये पूरा सेटअप है इलेक्ट्रिक सर्किट का। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए आपको क्या समझ में आया, आपको वोल्टमीटर चाहिए, प्रतिरोध चाहिए, अमीटर चाहिए, सेल चाहिए, ये सेल बच्चों, सेल चाहिए और एक कुंजी चाहिए। तो इस तरीके से के संयोजन को हम लोग कहते हैं वैद्युत परिपथ। ओके, तो वैद्युत परिपथ की परिभाषा क्या होगी, तो किसी वैद्युत परिपथ में जब धारा वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित कर सकती है तो इसे बंद किसी बंद परिपथ में जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धारा का प्रवाह सतत रूप से होता है तो इसे हम वैद्युत परिपथ कहते हैं। बात समझ आई, नहीं क्लियर हुआ? अगर ऐसा सर्किट हो जिसमें धारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकती है, कहीं खुली ना हो, तो ऐसे बंद परिपथ को हम वैद्युत परिपथ कहते हैं। तो देखिए जरा, यहां से धारा चलेगी और इधर से घूमेगी और इसमें जाएगी और फिर यहां से होकर के चली जाएगी। अगर मैं इस कुंजी को खोल दूं तो ये सर्किट खुल जाएगी और धारा नहीं जाएगी। तो ऐसे सर्किट को, ऐसे परिपथ को हम वैद्युत परिपथ नहीं कहेंगे। खुली सर्किट को हम कभी भी वैद्युत परिपथ नहीं कहेंगे। इसको बंद करेंगे तभी तो धारा चलेगी, तो धारा को चलने के लिए बंद परिपथ चाहिए। तो किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में यदि धारा का प्रवाह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक होता है तब इसे वैद्युत परिपथ कहते हैं। क्लियर? परिभाषा आई होप आपको समझ में आ गई। लिखना कैसे है, समझना कैसे है, खुला ना हो, वायर होना चाहिए, बिना रेजिस्टेंस, बिना बल्ब, बिना किसी पंखे, टीवी, कूलर के आप परिपथ का क्या करोगे, केवल तार होने से काम नहीं चलता, ये सब कुछ चाहिए। तो इस तरीके से वैद्युत परिपथ क्लियर हो गया। आइए कुछ इंपॉर्टेंट चिन्ह, उनके संकेतांक क्या क्या होने हैं और जिन जिन उपकरणों के हम लोग यूज करने वाले हैं उनके संकेतांक को समझें। तो बच्चों, अब हमारे परिपथ में बहुत सारे कंपोनेंट यूज होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग सिंबल होता है। देखिए, हम जब सर्किट को पेपर पे बनाते हैं तो पेपर पे सिर्फ सिंबल से पहचानते हैं, लेकिन वैसे तो हम लैब में जाकर के बहुत कुछ को देखे हैं, लेकिन पेपर पे जब हमें उन्हें बनाना है तो उनके लिए सिंबल अलग अलग होता है। अगर आपने कभी चार्जर वगैरह देखा हो ना, तो चार्जर को अगर कभी आप तोड़ते हो तो चार्जर के अंदर एक पतली सी पीसीबी बोर्ड मिलती है। वो येलो कलर की, ग्रीन कलर की बोर्ड होती है, एक तरफ येलो एक तरफ ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। आप देख लीजिएगा, जहां पे येलो कलर की कोटिंग होगी वहां पर आपको कुछ डिजाइन मिलते हैं और वो डिजाइन है उसका सिंबल। अगर हम किसी देश से, अलग अलग कंट्री से वो बोर्ड मंगवाते हैं तो उसमें अलग अलग जगह पे सिंबल बने होते हैं और जो सिंबल बने होते हैं वहीं पे वो कंपोनेंट अवयव को लगा दिया जाता है। आज हम लोग उन्हीं कंपोनेंट के सिंबल्स को पहचानेंगे और कैसे पहचानेंगे कि उस पॉइंट पर हमें क्या लगाना है। तो यहाँ पर कुछ सिंबल्स है जो कि आपको ध्यान में रखना है। आइए एक एक करके इसको पहचानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस तरीके से अपना बना लेंगे वैद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले अवयव
टॉपिक बना लेंगे। इस टॉपिक में इस तरीके से आपको चार्ट बनाना होगा। चार्ट आप एक ही बार में बनाइएगा। मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तरफ क्रम संख्या लिख लेंगे, एक तरफ आप अवयव, उसके कौन कौन से कंपोनेंट है, फिर उसके बाद आपको बना लेना है उसके सिंबल्स, उसके सिंबल्स क्या क्या होंगे, और इसके नीचे ये भी आपको चलना है। मैंने उसको बगल में लिख रखा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहला, जो कि है वैद्युत सेल। तो वैसे आपको पता है वैद्युत सेल क्या होता है, बताने की जरूरत है नहीं। तो वैद्युत सेल एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके थ्रू हम केमिकल एनर्जी को, मतलब रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। जैसे मार्केट से जो आप सेल खरीदते हो ना, जो पेंसिल सेल, पेंसिल बैटरी, वो एक सेल कहलाता है, क्योंकि वो एक है, सिंगल है, और उसमें एबिलिटी है, उसमें केमिकल होते हैं जिसकी वजह से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं किस रूप में, धारा लेने के रूप में। ओके, तो इसका सिंबल होता है, एक बड़ा होता है, एक छोटा टर्मिनल होता है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस लगा दीजिए, हो गया। इस तरीके से अब मैं बैटरी के बारे में बात करूं। बैटरी किसे कहते हैं? बैटरी जब एक से ज्यादा सेल यूज करते हैं ना, जब बड़ी हो जाती है, तो एक एक सेल करके कई सारे यूज करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं बैटरी, मतलब सेलों के संयोजन को बैटरी कहा जाता है। तो इसे हम कैसे दिखाएंगे सिंबल में? तो अगर मल्टीपल ऐसे करके अगर ऐसे करके लगा है तो आप समझ जाइए कि ये आपको बैटरी दिखा रहा है, इसमें कई सारे सेल का संयोजन होगा। ओके, नेक्स्ट है खुली प्लग कुंजी। तो अभी मैंने कुंजी दिखाया था। कुंजी के लिए इस तरीके से आप दो कर्व दिखा देंगे और ये तार से जोड़ देंगे। खुला होने का मतलब धारा इसमें से अभी नहीं जा रही है, मतलब ये बंद है। अच्छा हाँ, ये क्या बात होती है, बिल्कुल सही सुना आपने। खुला होने का मतलब कि इसमें से धारा नहीं जा रही है, और हम लोग क्या कहते हैं कि जब बंद है इसका मतलब धारा नहीं आ रही है, इसका मतलब यही है कि इसमें धारा नहीं आएगी। ओके, अभी आगे धारा नहीं जाने वाली, खुली है ना। अब बंद क्या होता है? बंद का मतलब कि ये यहाँ पर एक प्लग होगा, इसको ऐसे लगा देते हैं। पुराने जमाने में स्विचेस ऐसे ही होते थे, एक छोटा सा जॉकी होता था, उसमें फिट कर दोगे तो चालू हो गया, मतलब धारा जाएगी, निकाल लिया तो खुल गया, मतलब धारा नहीं जाएगी। तो ये वही सिंबल है। ओके, तो ये हो गया तार संधि। तार संधि किसे कहते हैं? जहां पे तार एक दूसरे से आकर जुड़ जाते हैं, टेप लगा देते हो ना, तो तार को जोड़ के वहां पे टेप लगा दिया, इससे क्या होता है कि हमें झटका वगैरह न लगे। तो जहां पे हम लोग वायर को एक दूसरे से जोड़ते हैं उसे संधि कहा जाता है। तो ये तार संधि हो गया। देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना, एक तार दूसरे से तार से जुड़ा हुआ है, आपने बोर्ड वगैरह में भी देख रखा होगा, लगा होता है, और घरों में भी जगह जगह पे वायर्स कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे देखिए बिना संधि के तार क्रॉसिंग कैसे होता है। अब ये कैसे होगा, देखिए एक तार उसके ऊपर से होकर के चली गई, मतलब इसके ऊपर से चली गई, इसका मतलब क्या, वहां पे ज्वाइंट नहीं किया गया, इसके ऊपर से चली गई, तो इससे क्या धारा उसमें चली जाएगी? नहीं, क्यों जाएगी? इसके ऊपर से चली गई, टच ही नहीं कर रहा। जब टच नहीं करेगा तो इसे हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग। ठीक है, तो बिना संधि ये क्रॉसिंग हो गया, टच नहीं कर रहा। इसके बाद वैद्युत बल्ब, परिपथ में वैद्युत बल्ब को देखो बच्चों ऐसे दिखाया जाता है, ये ऐसे करके ऐसे दिखा लीजिए, या फिर इसको गोल करके ऐसे बना दीजिए, तो ये बल्ब है। बल्ब का चिन्ह जो है ऐसा ही होता है, परिपथ में जहां ऐसा चिन्ह बना है समझ जाइए बल्ब लगा है। अब यहाँ पे देखिए प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध एक ऐसा टर्म है जो हर जगह पे होता है, हम लोग आगे भी समझेंगे प्रतिरोध क्या होता है, और मार्केट में अलग से भी प्रतिरोध मिलता है। छोटे छोटे प्रतिरोध होते हैं, छोटे छोटे। आप चार्जर कभी तोड़ोगे ना, तो चार्जर तोड़ करके, अब अच्छा चार्जर मत तोड़िएगा, कोई भी खराब घर में चार्जर, फोन के जो चार्जर्स होते हैं, अगर आप उनको ब्रेक करोगे, खराब चार्जर को तोड़िएगा, अच्छे चार्जर को नहीं। उसमें छोटे छोटे कलरफुल कंपोनेंट मिलते हैं, उसमें रंगीन रंगीन पट्टियां होंगी, बहुत टाइनी सा छोटा सा होगा, और वही प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध लगाना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। कहां कहां होता है? एलईडी बल्बों में भी लगा होता है, उसमें भी देख सकते हो, तो वो प्रतिरोध है। प्रतिरोध का सिंबल देखिए परिपथ में ऐसा कुछ करके होता है, ये ऐसा, ये जिगजैग कहते हैं, टेढ़ा मेढ़ा, ये हो गया प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम लोग वैसे आज से दिखाते हैं। और अगला है बच्चों हमारा प्रतिरोध नियंत्रक। इसको आप लैब में देखोगे बच्चों, लैब में होता है ये परिनालिका जैसा गोल 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 करके होता है, ऊपर हम लोग एक जॉकी लगी होती है, इसको ऐसे कुंजी को खिसकाते हैं ताकि प्रतिरोध को हम बढ़ा घटा सके। तो लैब में हम लोग इसको देखते हैं, आप देख लीजिएगा प्रतिरोध नियंत्रक कैसा होगा, और ये हम लोग लैब में भी देखेंगे, तो इसका पिक्चर मैं आपको दिखा दूंगा कैसा होता है। नेक्स्ट है आपका अमीटर। अमीटर आपने देखा है, अमीटर का पिक्चर आप देख लोगे बहुत अच्छे से कैसा होता है, मैंने आपको बता भी दिया है। ये इसका पिक्चर आप देख लीजिए कैसा है। अमीटर इसी तरीके का होगा। अब वोल्ट मीटर में बता दो, वोल्ट मीटर का सिंबल ये मैंने अभी बताया ही था। वोल्ट मीटर का सिंबल कुछ इस तरीके से होगा। कैसे जोड़ते हैं मैंने अभी बताया था, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ये सारे सिंबल जितने हमने यहाँ पे बता रखे हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। अब आपका यही होमवर्क होगा कि सारी चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे, जितने चीजें बताई गई हैं उनको दिमाग में मेमोराइज कर लेंगे। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगले लेक्चर का वेट करिए। जय हिंद।